नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि मुगल साम्राज्य ने अपना वो मशहूर स्वर्ण युग आखिर कैसे हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ तलवारों, जंग या जमीन जीतने के बारे में नहीं था। स्रोतों से हमें पता चलता है कि इनकी असली ताकत तो एक बहुत ही शानदार और सोची समझी रणनीति में छिपी थी, और वो थी सांस्कृतिक संगम और कला को बढ़ावा देने की रणनीति। हम देखेंगे कि कैसे अकबर से लेकर शाहजहां तक विचारों के जबरदस्त मेल ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात शुरू करने के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए एक बेहद ही दमदार कोट पर नजर डालते हैं। ये खुद अकबर के शब्द हैं। वो कहते हैं, जैसे जैसे मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। दबाव में धर्म परिवर्तन करने वालों से क्या निष्ठा की उम्मीद की जा सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े शासक की सोच में आए एक भारी बदलाव को दिखाता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अकबर को ये एहसास हो चुका था कि जबरदस्ती धर्म बदलवाना एकदम बेमानी है। और सच कहें तो यही वो सोच थी जिसने उनके उस अनोखे, सबको साथ लेकर चलने वाले शासनकाल की नींव रखी। भाग 1, सैन्य शक्ति से परे विस्तार। अब जरा इस चित्र को देखिए। अकबर के दरबार का ये नज़ारा उनकी उस खुली सोच का सबसे बड़ा सबूत है जिसके बारे में हमने अभी बात की। यहाँ तमाम विद्वानों के बीच आपको काले कपड़ों में ईसाई जेजुइट्स भी दिख जाएंगे। एक मुस्लिम शासक के दरबार में ऐसी विविधता, ये उस वक्त के बौद्धिक माहौल को पूरी तरह से साफ कर देता है। ये समझना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अकबर का शासन करने का तरीका दिल्ली के उन शुरुआती शासकों से कितना अलग था, जो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से अपनी सैन्य ताकत पर ही निर्भर रहा करते थे। तो यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है, आखिर साम्राज्य बढ़ाने के लिए सिर्फ हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय इन अलग अलग रणनीतियों को क्यों अपनाया गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। देखिए, सिर्फ जंग जीतकर जमीन पर कब्जा कर लेने से कोई भी साम्राज्य सदियों तक नहीं टिकता। लोगों के दिलो दिमाग को जीतना और अलग अलग संस्कृतियों को एक धागे में पिरोना, ये असल में साम्राज्य को भीतर से मजबूत बनाने की एक बहुत ही कमाल की रणनीति थी। इस रणनीति को और भी गहराई से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल पूरे 50 साल चला। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये कि इस लंबे शासनकाल का जो बीच का हिस्सा था वो काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। भले ही शासन की शुरुआत में और फिर आखिरी 15 सालों में कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान हुए, लेकिन बीच के उस शांत समय ने ही इस सांस्कृतिक रणनीति को फलने फूलने का वो बेहतरीन मौका दिया जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। भाग 2, अनुवाद का घर, जिसे मकतब खाना भी कहा जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शासक जो खुद पढ़ लिख नहीं सकता था, उसके अंदर भारत और फारस के प्राचीन विचारों को जानने की इतनी जबरदस्त तरफ थी कि उसने फतेहपुर सीकरी में एक पूरा का पूरा अनुवाद का घर ही खड़ा कर दिया। मतलब जो इंसान खुद अक्षर नहीं पहचानता था, वो ज्ञान और साहित्य का इतना बड़ा संरक्षक बन गया। है ना कमाल की बात? और इस अनुवाद के घर में होने वाले काम का स्तर अगर आप देखें तो वो सच में विशाल था। कई बड़े और प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जैसे कि महाभारत, जिसे रज़्मनामा यानी युद्ध की पुस्तक का नाम दिया गया। इसके अलावा भगवद गीता, पंचतंत्र और रामायण का भी अनुवाद हुआ। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो स्रोत हमें बताते हैं वो ये कि रामायण के अनुवाद वाले काम में 176 बेहद खूबसूरत लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग्स भी शामिल की गई थीं। ये दो एकदम अलग अलग साहित्यिक और सांस्कृतिक दुनियाओं का एक जादुई मिलन था। अनुवाद के इस शानदार प्रयास की एक जीती जागती मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं। ये फारसी रामायण का एक दृश्य है जहाँ भगवान राम को स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ जो लिखावट है वो फारसी में है, लेकिन जो कहानी है, जो इसकी आत्मा है, वो पूरी तरह से भारतीय है। ये उस सांस्कृतिक संगम का एक ऐसा विजुअल रूप है जिसने आगे चलकर साहित्य और कला को हमेशा के लिए एक नए सांचे में ढाल दिया। भाग 3, निर्माताओं का राजवंश। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के इस नए दौर की असल शुरुआत होती है अकबर के बसाए शहर फतेहपुर सीकरी से। यहाँ का ये शानदार 5 मंजिला पंचमहल अपनी बेजोड़ डिजाइन के लिए जाना जाता है। और सच कहें तो ये आगे आने वाले दशकों की उस भव्यता की महज एक छोटी सी झलक थी।
ये वो समय था जब नया इतिहास सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि भारी भरकम पत्थरों पर भी लिखा जा रहा था। कला और इमारतों को लेकर ये दीवानगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आखिर पहुंची कैसे, ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, अकबर ने इस महान निर्माण युग की शुरुआत की। उसके बाद उनके बेटे जहांगीर आए, जिन्होंने साम्राज्य को दक्कन तक फैलाया और साथ ही कला के इस पारिवारिक प्रेम को भी आगे बढ़ाया। और फिर आखिरकार ये जिम्मेदारी शाहजहां के हाथों में आई। हालांकि शाहजहां को कुछ बड़े विद्रोहों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वास्तुकला के ऐसे ऐसे चमत्कार खड़े कर दिए जो आज भी पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। भाग 4, शास्त्रीय कलाओं का शिखर। इस दौर में इमारतों और वास्तुकला का ऐसा विकास हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा हो, शानदार लाल किला हो या फिर यकीनन आगरा का दुनिया भर में मशहूर ताजमहल। स्रोत हमें बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि शाहजहां को मुख्य रूप से ताजमहल के निर्माता के रूप में ही याद किया जाता है। पर सच तो ये है कि ये इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे भर नहीं हैं, ये उस जमाने के सांस्कृतिक शिखर के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लेकिन इन विशाल और भव्य इमारतों की चकाचौंध में हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मुगलों का ये स्वर्ण युग कागज पर भी उतनी ही खूबसूरती से उकेरा गया था। बड़ी बड़ी इमारतों के साथ साथ सुलेख यानी कैलीग्राफी और लघु चित्रकला जैसी शास्त्रीय कलाओं ने भी इस दौरान बेमिसाल ऊंचाइयों को छुआ। सरल शब्दों में कहें तो ये हर एक रूप में उत्कृष्टता का दौर था, फिर चाहे वो कुछ बहुत बड़ा बनाना हो या कोई बहुत ही बारीक कारीगरी। तो इस सब को देखकर हमारे जहन में आखिर क्या सवाल आता है? क्या सांस्कृतिक संगम ही वो असली ताकत है जो किसी साम्राज्य को इतिहास के पन्नों में अमर बना देती है? अकबर की दूर की सोच और शाहजहां की वास्तुकला कहीं न कहीं इसी बात का सबूत है कि हाँ, तलवारों के दम पर आप एक साम्राज्य की शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कला और संस्कृति ही उसे सदियों तक जिंदा रखती है। ऐतिहासिक स्रोतों के इस विश्लेषण के बाद ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इतिहास की गलियों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।